Hello friends, today we are starting income under the head salary. Now let's start. So first of all, payer and pay. What payer and pay must employer and employee relationship. That is master and servant. तो क्या बोला गया है यहाँ पे जो पेयर और पे है बट जो पेयर और पे है पेयर मीन्स देने वाला और पे मीन्स लेने वाला तो वही बोला जा रहा है कि जो पेयर और पे है उन दोनों के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशंस होना चाहिए और नेक्स्ट जो पेमेंट है मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन द सच कैपेसिटी और जो पेमेंट है वो हम लोग का एम्प्लॉयर के साइड से होना चाहिए वट जो हम लोग का पेमेंट है वो हम लोग का एम्प्लॉयर के साइड से होना चाहिए क्यों क्योंकि एम्प्लॉय अपने आप को तो सैलरी नहीं दे सकता इसलिए एम्प्लॉयर ही सैलरी देता है तो फर्स्ट दो पॉइंट क्या था पेयर एंड पे मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट का होना चाहिए सेकेंड पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी और जो पेमेंट है वो एम्प्लॉयर के साइड से होना चाहिए ये था जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट नाउ अब आता है डिफिनेशन ऑफ सैलरी नाउ सैलरी का डिफिनेशंस क्या होता है सैलरी का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 17(1) बट सैलरी का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 17(1) क्या बोल रहा है एज पर सेक्शन 17(1) of the Income Tax Act 1961 salary includes the following क्या बोल रहा है as per section 17(1) as per section 17(1) salary as per the Income Tax Act 1961 salary में क्या क्या include है तो salary में क्या क्या include है फर्स्ट wages जितने भी wages होते हैं वो सारे salary में include हो जाते हैं कोई भी एनुअल एन्युटी ऑफ पेंशन वो भी एज अ सैलरी का पार्ट हुआ कोई भी ग्रेजुइटी कोई भी ग्रेजुइटी यहाँ पे ग्रेजुइटी मतलब क्या होता है ग्रेजुइटी का मतलब जो एम्प्लॉय है बट जो एम्प्लॉय है अपना एक वैल्यूएबल टाइम कंपनी के देता है तो उसके बिहाफ में जब वो रिटायर होता है तो कंपनी एज उससे गिफ्ट देती है उसी को ग्रेजुइटी बोलते हैं ना कोई भी फीस कमीशन परक्यूजेस और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ या फिर एडिशन टू पे सैलरी और वेजेस ये भी हम लोग का सैलरी का डेफिनेशन में इंक्लूड होगा कोई भी एडवांस ऑफ सैलरी है बट एनी एडवांस ऑफ सैलरी ऑल्सो इंक्लूडेड इन सैलरी डेफिनेशन नाउ एनी पेमेंट कोई भी पेमेंट अगर रिसीव कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड what any payment receive any period of leave not availed by the SSC छुट्टी मिला था SSC ने अवेल नहीं किया उसके भी आप में अगर कोई सैलरी मिल रहा तो वो भी एज अ सैलरी का पार्ट माना जाएगा नाउ नेक्स्ट द पोर्शन ऑफ द एनुअल accretion in any previous year to the balance at the credit of an employee participating in recognized provident fund extended is taxable now transferred balance in recognized provident fund कोई भी बैलेंस ट्रांसफर किया गया है एज अ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूट किया on account of employee under a pension scheme जो कि referred under section 80 CCD that means नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना वो भी सैलरी में इंक्लूड होगा नाउ जो सैलरी होता है चार्जेबल एज अ ड्यू बेसिस या फिर ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर व्हाट जो सैलरी होता है चार्जेबल किस में होता है ड्यू बेसिस पे भी होता है या फिर रिसिप्ट बेसिस पे भी होता है जो पहले आ जाए वो टैक्सेबल हो जाएगा नाउ नेक्स्ट बेसिक सैलरी क्या है तो इट इज अ सम व्हाट बेसिक सैलरी क्या है इट इज अ सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय तो बेसिक सैलरी क्या है ये एक ऐसा सैलरी है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है
जो कि fully taxable होता है in the head of salary. Now next, pay scale, that is grid system. Pay scale, that means grid system. It is a system of payment where the increment scale is pre-known to the employee. What? पे स्केल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इंक्रीमेंट मिलता है. That means अगर किसी का सैलरी 50,000 पर मंथ है, बट 50,000 पर मंथ है और उसको हर ईयर हर ईयर 10,000 करके इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल 50,000, नेक्स्ट ईयर 60,000, थर्ड ईयर 70,000. तो ये जो 10,000 कर करके इंक्रीज हो रहा है, इसी को एज अ हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं. आई होप क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे. ये क्या है? एक एक्स्ट्रा अमाउंट. क्या ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि दिया जाता है एम्प्लॉय को. बट डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है तो मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन. क्या जो इन्फ्लेशन का बर्डन है उसमें वो पिस ना जाए, बट इसमें वो पिस ना जाए और अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेंटेन करके रखे, और ये भी फुली टैक्सेबल होता है. नाउ फीस. तो फीस क्या है? एन एम्प्लॉय में गिवन अपार्ट फ्रॉम सैलरी an extra remuneration for the doing a specific job under the term of employment, and such extra remuneration is termed as fees and salary fully taxable. तो जो फीस है, जो फीस है, जैसे बेसिक सैलरी तो दिया ही जाता है, बट उसके बियॉन्ड जो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, मतलब एम्प्लॉय से कुछ स्पेसिफिक जॉब करवाता है, बट कुछ स्पेसिफिक जॉब कराता है, उस स्पेसिफिक जॉब के बदले एम्प्लॉय को कुछ एज अ फिक्स फीस देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एज अ फीस, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है. नाउ कमीशन. It may be as a percentage of turnover or as a percentage of profit, either in case it is taxable होता है. तो जो कमीशन होता है एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है. नाउ नेक्स्ट, बोनस. बोनस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल और वॉलंटरी. बोनस कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है. कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस इज टैक्सेबल अंडर द बोनस, मतलब जो नॉर्मली जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं वैसे, और जो वॉलंटरी बोनस होता है वो परक्यूजिस में टैक्सेबल होता है, एंड इट इज अ टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ जिस ईयर में मिला है उस ईयर में टैक्सेबल होता है. इफ अर्लियर बोनस इज रिसीव, अगर अर्लियर बोनस रिसीव हुआ है, बट अर्लियर बोनस रिसीव हुआ तो एसएससी उसका एज अ क्लेम, दैट मीन्स रिलीफ ले सकता है अंडर सेक्शन 89(1) में, आराम से ले सकता है. नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग का आता है ग्रेच्युटी. क्या आता है ग्रेच्युटी? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेच्युटी क्या होता है? जिससे मैं शुरू में ही बोला था, ग्रेच्युटी एज अ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है. ठीक है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ऑन बिहाफ ऑफ जो एम्प्लॉयर के कंपनी में काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट टाइम एम्प्लॉयर का कंपनी को देता है, काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहा है. अब जब वो रिटायर हो रहा तो तो जो एम्प्लॉयर होता है एज अ गिफ्ट, जिससे हम लोग ग्रेच्युटी बोलते हैं, वो प्रोवाइड किया जाता है. और जो ग्रेच्युटी होता है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद. ना देखिए क्या लिखा. तो gratuity is a retirement benefit given by the employer to employee in consideration of past service. मतलब जो gratuity होता है वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट है. क्या है? एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को पास्ट सर्विस को दे करके. अंडर सेक्शन 10 व्हाट अंडर सेक्शन 10 डील करता है exemptions from the gratuity. What अंडर सेक्शन 10 क्या डील करता है?
कि ग्रेजुटी में क्या क्या एग्जेम्पशंस होंगे जो exemptions can be classified. Now, first case क्या बोलता है? देखिए, first case, gratuity received during the continuous of service. अब हम लोग रिटायरमेंट नहीं है, मतलब रिटायर नहीं हुए, बस काम कर रहा है और काम करते करते हम लोगों ने ग्रेजुटी का डिमांड किया और हम लोग को ग्रेजुटी मिल गया। तो उस केस में अगर ग्रेजुटी मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। व्हाट? फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। फर्क नहीं पड़ता वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों के हाथ में, बट दोनों के हाथ में ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ग्रेजुटी ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ सर्विस है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ऑल एम्प्लॉय, वेदर गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, gratuity received at the time of termination, but at the time of termination of service by government employee। अब ग्रेजुटी रिसीव हो रहा, ऐसा मतलब रिटायरमेंट हो गया, रिटायर होने के बाद अगर हम लोग को ग्रेजुटी मिल रहा है, अगर वह ग्रेजुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, व्हाट? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो ग्रेजुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(1) के तहत। व्हाट? अंडर सेक्शन 10(10)(1) के तहत। इस अंडर सेक्शन 10(10)(1) को पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 एंड क्लॉज नंबर 1, इसे करके पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहे थे, अगर ग्रेजुटी रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, वर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो उस केस में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय। बट इसमें डज नॉट इंक्लूड हु? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसका एम्प्लॉय इसमें कवर नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, केस नंबर सी, ग्रेजुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, बट ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें इंक्लूडिंग इसमें फॉरेन गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगा। ग्रेजुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन एज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इंक्लूड है, और जो एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिल रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिल रहा है और वो कवर्ड है व्हाट? पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट से। व्हाट? वो कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। उस केस में क्या होगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एक्सेप्ट। इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो हम लोग का एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हम लोग का एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मिनिमम पहला, एक्चुअल ग्रेजुटी जो रिसीव हुआ है, व्हाट? एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव हुआ है, या फिर 20 लाख या फिर अरिथमेटिकली 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ। तो इन तीनों में जो भी मिनिमम आया होगा, क्या? इन तीनों में जो भी मिनिमम आया होगा वो हम लोग का एक्सेप्ट हो जाएगा। पहला, एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव 20 लाख या फिर 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। इन तीनों में जो लोअर होगा वो हम लोग का एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ कुछ नोट्स है, जैसे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स व्हाट? तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में क्या क्या इंक्लूड है? तो एनी फ्रैक्शन इज एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। क्या? एनी एक्सेस मतलब 6 मंथ से जितना भी 6 मंथ से एक्सेस रहेगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर उसको फुल ईयर हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे 7 ईयर 9 मंथ्स, दैट मीन्स 6 मंथ से एक्सिस्ट करता है, तो इसे हम लोग 8 ईयर्स कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? 8 ईयर्स। वैसे 7 ईयर्स 5 मंथ्स है, तो ये 6 मंथ से एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग 7 ईयर्स कंसीडर करेंगे।
अगर 7 years 6 months है, what 7 years 6 months है और ये 6 month से exceed नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग 7 years ही ट्रीट करेंगे। नाउ यहाँ पे सैलरी पर मंथ मीन्स व्हाट, तो सैलरी मीन्स यहाँ पे बेसिस प्लस डियरनेस अलाउंस। What basis plus DNS allows? Salary per month means basis plus DNS allows. Uh, now, अगर in case of employee of a seasonal establishment, but अगर seasonal establishment है तो 15/26 के जगह हम लोग कर देंगे 15/26 की जगह हम लोग कर देंगे 7/26 कर देंगे, और उसके बाद एज यूजल जो लिखते हैं 7/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। ना अब केस नंबर डी, ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और वे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड है, और जो अंडर नॉट कवर अंडर द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, बट जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं था। अभी जो ऊपर वाला पर है वो एम्प्लॉय कवर्ड था अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अब जो यहाँ पे पढ़ रहा है वो हम लोग का पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी मिनिमम ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कितना, इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 20 लाख, या फिर 1/2, बट 1/2 completed year of service into एवरेज सैलरी पर मंथ। इन तीनों में जो भी एकदम मिनिमम होगा, इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो हम लोग का एज एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये कवर्ड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कोई भी फ्रैक्शन रहेगा उसे हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, एज अ इग्नोर कर देंगे। अगर 7 years 9 months है उसे हम लोग 7 years ही कंसीडर करेंगे, अगर 7 years 6 months है तो 7 years कंसीडर करेंगे, 7 years 2 months है तो 7 years ही कंसीडर करेंगे। Now next, average salary. Now, what is the meaning of average salary? Now here the average salary means basis plus DNS allowance. What? Basis plus DNS allowance plus commission. क्या कर लेंगे, एवरेज सैलरी में बेसिस लेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे, डीएनएस अलाउंस लेंगे और कमीशन लेंगे। कमीशन क्या लेंगे, कमीशन बीइंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर रहेगा, तभी हम लोग कमीशन को ऐड करेंगे वरना नहीं करेंगे। और उसके बाद बीइंग अ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी हम लोग लेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉयर रिटायरमेंट, एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉयर रिटायर हो रहा है 18/11/2022, बट 11th November 2022 को रिटायर हो रहा है, तो देन हम लोग 10 month का सैलरी कंसीडर करेंगे। जैसे नवंबर में हम लोग का रिटायर हो रहा है ना, तो नवंबर को छोड़ दीजिए, नवंबर को छोड़ने के बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर छोड़ के जो अक्टूबर है, अक्टूबर से पीछे 10 महीना हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या अक्टूबर से पीछे, अक्टूबर से लेके 10 महीना काउंट करेंगे पीछे, तो वही हम लोग का एज अ 10 months का होगा। जैसे स्टार्ट हो रहा है जैन 2022 तो एंडिंग होगा अक्टूबर 2022। और यहाँ पे डीएनएस अलाउंस, तो इफ डीए इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट देन शैल नॉट बी इंक्लूड। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है और डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो हम लोग डीए को नहीं लेंगे। ऐसे डीए तो अपने आप में खुद ही टैक्सेबल होता है, हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है। और नेक्स्ट, एप्लीकेबल इन केस डी एंड नॉट इन केस सी। केस डी हम लोग को क्या बोल रहा था, देख लीजिए। केस डी बोल रहा है जो ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला जा रहा है
जो कि कवर्ड नहीं है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो उस केस में वाइल क्लेमिंग द स्टैट्यूटरी अमाउंट, जो 20 लाख का अमाउंट है ना, अर्लियर क्लेम डिडक्शन shall be reduced by 20 लाख। तो इस केस में अगर आपने कहीं पर नौकरी किया होगा, ऐसे वहाँ पे आपको ग्रेच्युटी मिला होगा स्टैट्यूटरी अमाउंट का 20 लाख का, तो उस केस में जो 20 लाख का आपको मिला था पहली बार में, अब दूसरे बार जब उसको क्लेम करने जाओगे तो जितना आपने क्लेम किया था एज अ डिडक्शन पहले, तो वो डिडक्शन 20 लाख में से माइनस होके वो आपको शो करेगा। डेट मीन्स अगर आपने फर्स्ट में जब ग्रेजुटी आपको मिला होगा, मान लीजिए 1 लाख का आपको एग्जामेशन मिला, तो 1 लाख, अब फिर से आप कैलकुलेशन जब हो रहा है, ग्रेजुटी जब मिल रहा है, तो उस केस में 20 लाख में से 1 लाख एज अ डिडक्ट हो जाएगा, और ना बैलेंसिंग फिगर 19 लाख ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब टैक्सेबल बोल रहा है, ये स्टैट्यूटरी अमाउंट में इंक्लूड होगा। नाउ अब एप्लीकेबल केस सी, जहाँ पे केस सी एप्लीकेबल होगा वहाँ पे केस डी is received from more than one employer. So where gratuity is received from more than one employer, same previous, तो aggregate amounts exempt shall not exist as statutory deduction। तो जहाँ पे आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है, वट यहाँ पे किसी एसएससी को ग्रेच्युटी मिल रहा है मोर देन वन एम्प्लॉयमेंट मीन्स दो एम्प्लॉयर 3 एम्प्लॉय से मिल रहा है, वो भी सेम प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में जो हम लोग का स्टैट्यूटरी अमाउंट है 20 लाख, हम लोग का स्टैट्यूटरी अमाउंट है 20 लाख, उससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा ना। अब आते हैं हम लोग लीव सैलरी इनकैशमेंट, किसमें आएंगे, लीव सैलरी इनकैशमेंट। अगर लीव सैलरी रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ सर्विस, व्हाट, लीव सैलरी रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ सर्विस, तो उस केस में वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब आता है लीव सैलरी रिसीव बाय गवर्नमेंट, व्हाट, लीव सैलरी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब लीव सैलरी रिसीव किया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बट लीव सैलरी रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, तो उस केस में फुल्ली एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल्ली एक्सेप्ट। लीव सैलरी रिसीव बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो लोकल अथॉरिटी, व्हाट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर, लोकल अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और जो फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सारे यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद आता है लीव सैलरी रिसीव बाय अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब लीव सैलरी रिसीव कर रहा है वो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। टर्मिनेशन ना बोले, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है एज अ नौकरी से, बोल सकते हो एज अ नौकरी से, नौकरी कंप्लीट हो गया मतलब नौकरी से हाथ धोना, बोल सकते हो नौकरी खत्म होना, या फिर बोल सकते हो एक रिटायरमेंट का ये होता है, एज होता है, उस एज में जाते जाते हम लोग को क्या करना पड़ता है, नौकरी छोड़ना पड़ता है। तो एज अ मीनिंग आप समझ सकते हैं टर्मिनेशन का मतलब यही होता है। क्या होता है टर्मिनेशन का मतलब, आप शायद एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। टर्मिनेशन ऐसा बोल सकते हो समापन, समाप्त ना। तो इस केस में मिनिमम ऑफ द सैलरी अगर नॉन गवर्नमेंट का मिल रहा है तो मिनिमम ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या तीनों में जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है लीव सैलरी में वो 3 लाख, या फिर 10 इंटू सैलरी पर मंथ, या फिर 1 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लीव सैलरी एक्चुअली टेकन इन टर्म ऑफ मंथ एंड एवरेज सैलरी पर मंथ। तो इन चारों में जो भी आपका मिनिमम होगा, जो भी आपका मिनिमम होगा वो एज अ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है पेंशन, बट
नेक्स्ट आता है पेंशन। तो पेंशन क्या होता है? एज अ पेंशन क्या होता है? पेंशन आप बोल सकते हो एज जब एक एम्प्लॉय है, जब अब रिटायर हो गया, बट अब रिटायर हो गया है, अब उसके कहीं से तो इनकम आना चाहिए ना। तो जो पेंशन है, बट जो पेंशन है वो उसे एज अ हेल्प करता है सरवाइव करने में, क्योंकि विदाउट मनी तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता ना, इसीलिए वो सरवाइव करने के लिए पेंशन चाहिए। और पेंशन का सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज नंबर 2। Now, case A, uncommitted pension. Now, first of all, uncommitted pension. Uncommitted pension is fully taxable in the hands of all employee, whether government or non-government employee. अनकाउंटेड पेंशन क्या होता है, पहले ये सोचिए। तो अनकाउंटेड पेंशन वो पेंशन होता है जो आपको हर मंथ रिसीव होता है। व्हाट अनकाउंटेड पेंशन क्या होता है? जो आपको हर मंथ, दैट मीन्स हर मंथ मतलब हर महीना आपको रिसीव होता रहता है, हर महीना आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है, उसी को कहते हैं अनकाउंटेड पेंशन। और जो अनकाउंटेड पेंशन होता है ना, फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। ऑल एम्प्लॉय, भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं देखा जाएगा। टैक्सेबल मीन्स टैक्सेबल। ना होता है काउंटेड पेंशन रिसीव बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर काउंटेड पेंशन, अब काउंटेड मीन्स व्हाट? काउंटेड मीन्स एक लमसम मनी, बट एक लमसम मनी एक बार में दे दिया, उसी को कहते हैं काउंटेड पेंशन। और काउंटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(a)(1) के तहत फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब काउंटेड पेंशन रिसीव हो रहा है एन एम्प्लॉय, जो जिसे एज अ ग्रेच्युटी भी रिसीव हो रहा है। काउंटेड पेंशन उसे मिल रहा है उस एम्प्लॉय को, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसे काउंटेड पेंशन मिल रहा और उसे ग्रेच्युटी भी मिला। तो उस केस में 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। तो उस केस में जो भी 1/3 हो, क्या जो 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि काउंटेड पेंशन। व्हाट? काउंटेड पेंशन रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय और जिसने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया, बट जिसने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया और उसे काउंटेड पेंशन मिला, तो उस केस में 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन काउंटेड इज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाउ वेयर काउंटेड पेंशन इज टैक्सेबल, हम लोग समझते हैं काउंटेड पेंशन टैक्सेबल होता है, बट एसएससी एज ए रिलीफ ले सकता है अंडर सेक्शन 89 अवेलेबल होता है। नाउ अब हम लोग का स्टार्ट होता है अलाउंस। क्या स्टार्ट होता है? अलाउंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउंस, अलाउंस मीन्स अ फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी given regularly in addition to salary to meet a particular requirement। तो अलाउंस क्या होता है? तो अलाउंस मीन्स एक फिक्स क्वांटम ऑफ मनी है, और एक फिक्स क्वांटम ऑफ मनी है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है एज अ रेगुलर एक्सपेंस। बट जो एक्सपेंस होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रह सके, उसी को एज अ अलाउंस कहा जाता है। नाउ अलाउंस इटसेल्फ फुली टैक्सेबल, हम लोगों ने पढ़ा है अलाउंस अपने आप में फुली टैक्सेबल होता है। कुछ अलाउंस है जो दिया गया, जैसे सीटी कंपल्सरी अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, टिफिन अलाउंस फुली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुली टैक्सेबल, वार्डन और प्रोक्टर अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। उसके बाद डिप्यूटेशन अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल होता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल होता है। बट अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है
तो वो क्लेम कर सकता है अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 6(2) के तहत। Now, dress allowance fully taxable, servant allowance fully taxable, domestic servant allowance fully taxable. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर आप इसको एज अ लर्न कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये अपने आप में फुली टैक्सेबल होता है। नाउ अब आता है हम लोग का हाउस रेंट अलाउंस, HRA अंडर सेक्शन 10(13)A एंड रूल नंबर 2 है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बट काफी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट काफी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ना हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13) है रूल नंबर 2 क्या बोलता है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या इन तीनों में एज अ मिनिमम, बस इन तीनों में एज जो सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, सबसे छोटा अमाउंट होगा हाउस रेंट अलाउंस में, उसका हम लोग को एग्जेम्पशन मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना भी HRA रिसीव हुआ है वो, या फिर अमाउंट इक्वल टू 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी। 50% किस केस में लेंगे, इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। अब मेट्रो सिटी कौन कौन सा है, तो मेट्रो सिटी हम लोग का हुआ कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेट्रो सिटी कौन कौन सा हुआ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इन चारों शहर को हम लोग ऐसे मेट्रो सिटी बोलते हैं, और इस मेट्रो सिटी में हम लोग ऐसे 50% लेते हैं। अब बचे रेस्ट ऑफ द स्टेट, रेस्ट ऑफ द स्टेट में हम लोग 40% लेंगे सैलरी। नाउ नेक्स्ट थर्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। व्हाट, द रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका जो अमाउंट आएगा, जो बैलेंस आएगा वो। और इन उसके बाद इन तीनों को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल सैलरी रिसीव, या फिर अमाउंट इक्वल टू 50% और 40% ऑफ सैलरी, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो लोअर होगा ना, बट इन तीनों में जो लोअर होगा वो हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज अ हाउस रेंट अलाउंस में। नो, यहाँ पे सैलरी, सैलरी का मतलब क्या हुआ, तो सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। बट सैलरी का मतलब हुआ बेसिक प्लस डीए, डीए इफ इट इज फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तभी लेंगे। एज अ कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज टर्नओवर तो ले लेंगे। नाउ नोट, exemption is not available if employee lives his own house, अगर एम्प्लॉय खुद के घर में रहता है, या फिर वह घर जिसमें एम्प्लॉय को रेंट पे नहीं करना पड़ता है, तो उस केस में हाउस रेंट अलाउंस, बट हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको हाउस रेंट अलाउंस समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट आता है स्पेशल अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(14). बट ये कुछ स्पेशल अलाउंस है, जितना अलाउंस मिला है, आपने जितना खर्चा किया है, तो जितना खर्चा किया है और जितना मिला है, इन दोनों का जो जितना खर्चा किया है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, और जितना बैलेंस बच गया वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो नाउ सबसे पहले देख लीजिए, अलाउंस डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे ये डिपेंड करता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। व्हाट ट्रैवल और ट्रांसफर, ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस, जैसे कि आपको ट्रैवल 1000 आपको मिला ट्रैवल, और आपने एक्चुअली एक्सपेंडिचर किया सिर्फ 800, तो ये जो 800 है यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, बाकी बचा डिफरेंस 1000 माइनस 800, तो बचा 200, ये 200 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डेली अलाउंस, ये भी जितना एक्सपेंडिचर किया वैसा ही आपको एज अ डिडक्शन मिलेगा, डिफरेंस जो होगा वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद हेल्पर असिस्टेंस अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस।
यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, बट यूनिफॉर्म अलाउंस जितना आपने खर्चा किया है और जितना मिला है इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए टैक्सेबल मिनिमम ऑफ द सैलरी जितना एक्चुअल मिला है या फिर एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ सच पर्पस, वो आपका क्या होगा, एज अ टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउंस डिडक्शन फ्रॉम विच डू नॉट डिपेंड ऑन द एक्सपेंस। अब आता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। व्हाट चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन से एजुकेशन अलाउंस मिनिमम ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट फर्स्ट 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, व्हाट 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, मैक्सिमम आपको 2 चिल्ड्रेन तक ही मिलेगा, मैक्सिमम आपको 2 चिल्ड्रेन तक ही मिलेगा। क्या बोल रहे थे, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिनिमम आपका क्या होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कितना 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, या फिर जितना एक्चुअल अमाउंट मिला वो ईच चाइल्ड का, ये भी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन का ही मिलेगा। एक्चुअल मीन्स अगर आपको मान लीजिए 90 रुपीज मिला है एक्चुअल, तो 90 रुपीज ही डिडक्शन मिलेगा। अगर आपको 110 मिला तो उस केस में आपको 100 का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस। व्हाट चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, इस केस में भी मिनिमम क्या होगा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस केस में 300 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन मिलेगा आपको, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव ईच चाइल्ड का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन का ही आपको मिलेगा। जस्ट एकदम जैसे हाउस चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस था वैसे ही है, बस यहाँ पे 100 था या फिर 300, बाकी वही है ना। अब आता है ट्रक ड्राइवर अलाउंस। व्हाट ट्रक ड्राइवर अलाउंस, तो इस केस में मिनिमम ऑफ द सैलरी क्या होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट मिनिमम ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कितना, पहला मिनिमम आपका एग्जेम्प्ट होगा, तो फर्स्ट 70% ऑफ अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर इज एक्सेप्टेड, 70% ऑफ अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ, ये आपका क्या होगा, जो भी लोअर होगा मिनिमम होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट में, अगर एसएससी को डेली अलाउंस मिल रहा है, अगर एसएससी को डेली अलाउंस मिल रहा है, तो जो अब उसको ट्रक अलाउंस भी मिल रहा है, ट्रक टाइम अलाउंस, तब उस केस में फुली टैक्सेबल हो जाएगा ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस। ना अब आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर एसएससी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिलता है, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो एज अ नॉर्मली सभी को मिलता है, बट इन स्पेशल केस में अगर एसएससी ब्लाइंड है, डेफ एंड डम्ब है, या फिर ऑर्थो, व्हाट ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, क्या बोल रहे थे, अगर एसएससी ब्लाइंड है दैट मीन्स, जो ब्लाइंड है दैट मीन्स आप ब्लाइंड अंधा, नाउ नेक्स्ट स्टेप एंड है, बहरा उड़ा है, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, और हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में क्या होगा, इतना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ या फिर 3,200 पर डे, विच एवर इज मिनिमम इज एक्सेम्प्ट, बट विच एवर इज मिनिमम वो हम लोग का एक्सेम्प्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। एक बात याद करिएगा, ये सिर्फ स्पेशल, व्हाट स्पेशल एम्प्लॉय को मिलता है, ब्लाइंड, डेफ और दंत और हैंडीकैप, तो उस ये अगर ये तीनों हुआ तो एज उसको मिल जाएगा डिडक्शन, कितना मिलेगा, जितना एक्चुअल रिसीव हुआ है वो, या फिर 3,200 पर मंथ, जितना
मिला है, वो आपका क्या होगा, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर जो स्पेसिफाइड हम लोगों ने नाम लिया, अगर वो सब नहीं हुआ अदर देन, तो उसको मिल रहा है तो उसके हाथ में ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ अलाउंस कंप्लीट। नाउ अब आते हैं हम लोग परक्यूजेस में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। बट अब आते हैं परक्यूजेस में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल परक्यूजेस हम लोग के इनकम टैक्स में, बट इनकम टैक्स या फिर हम लोग के बुक में परक्यूजेस को डिफाइन नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है। जस्ट बोला गया है कि परक्यूजेस इंक्लूड्स, बट परक्यूजेस में ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स परक्यूजेस में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल परक्यूजेस में क्या इंक्लूड होता है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर। बट जो रेंट फ्री एकोमोडेशन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, तो वो हम लोग का एज अ परक्यूजेस हुआ। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ कंसेशन। व्हाट, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट respect of accommodation provided by the SSC by his employer। इस केस में भी वो हम लोग का क्या हुआ, परक्यूजेस। नाउ थर्ड, the value of any benefit granted or provided free of cost at a concessional और या फिर concession rate to the specified employee। जो specified employee हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अभी, तो अभी खाली specified employee समझिए। तो specified employee को कोई भी अगर benefit दिया जा रहा है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है या फिर कंसेशन रेट पर रेंट लिया जा रहा है, तो उस केस में परक्यूजेस से माना जाएगा। तो नेक्स्ट, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर in respect of obligation which otherwise would have been payable by the employee। कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने पेड किया है, कोई भी ऑब्लिगेशन हुआ है एम्प्लॉय, तो उस केस में अगर एम्प्लॉयर ने कुछ दिया तो उससे भी हम लोग परक्यूजेस मानेंगे। Now next point, any obligation of the employee made by the employer shall be taxable in cash basis। Now next, sum payable by employer। बट कोई भी सम एम्प्लॉय देगा, वेदर डायरेक्टली हो या फिर थ्रू फंड हो, अदर देन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड को छोड़ के उसका जो भी फंड बच रहा है तो उस केस में वो डाला गया है, तो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का परक्यूजेस माना जाएगा। Next point, such sums shall be taxable on the accrual basis। Now, sixth number point, the value of any specified security और स्वेट इक्विटी से जो अलॉट किया गया है या फिर ट्रांसफर किया है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर का फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसिस्टेंट बेसिस, तो वो भी हम लोग का एज क्या हो गया, परचेजेस हो गया। 7 नंबर, the amount of aggregate amount, what aggregate amount of contribution made by the accounting SSC by the employer। फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिकॉग्नाइजेशन फंड में या फिर स्कीम जो कि डिफर्ड है सेक्शन TCCT दैट मींस नेशनल पेंशन फंड या फिर कोई भी अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड है, तो अगर वो 7,50,000 से एक्सीड नहीं करता तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर एक्सीड कर देता तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो tax point, there is a combined upper limit 7,50,000, but a combined upper limit है 7,50,000 in respect of employer contribution in a year, what NPS superannuation fund and recognized provident fund in excess of contribution is taxable
अगर सुपरएनुशन फंड या फिर रिकमेंडेशन फंड कोई एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो हम लोग का टैक्सेबल होगा। वो ये पॉइंट नंबर 7 का था टैक्स पॉइंट। ना पॉइंट नंबर 8, एनी एनुअल एक्रीशन जैसे कि लाइक इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑफ द क्रेडिट अफोरसेड फंड स्कीम, जो रिलेट करता है कंट्रीब्यूशन तो परक्विजिट माना जाएगा। सच एक्वेशन शैल बी इंक्लूडेड, टोटल इनकम इंक्लूड करेंगे। कंप्यूटर का मेन्यू जैसे हम करते हैं प्रिस्क्राइब लिखा रहेगा एज अ लॉ आगे में, उसके साथ करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ एनी फ्रीक्वेंट बेनिफिट और एम्यूनिटी प्रिस्क्राइब, उसको भी हम लोग ऐसा क्या मानेंगे, परक्विजिट मानेंगे। परक्विजिट टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ सैलरी, बट परक्विजिट टैक्सेबल होता है। और जो अलाउंस होता है वो अलाउंस में लोग डिडक्शन का बात करते हैं। अब परक्यूजर्स में हम लोग कितना टैक्सेबल होगा कितना टैक्सेबल नहीं होगा वो हम लोग परक्यूजर्स में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 1723। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मीन्स व्हाट, एक डायरेक्टर हमेशा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड होता है। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टर इवन फ्रॉम अ डे कंस्टिट्यूटेड ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सच कंपनी। अगर डायरेक्टर कोई एक आदमी अगर एक दिन के लिए भी कंपनी का डायरेक्टर होता है तो उसे एज हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहेंगे। बट डायरेक्टर तो होता ही है। सेकेंड पॉइंट, एक दिन के लिए अगर डायरेक्टर बनता है तो उसे हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। Next, an employer whose substantial interest in the employer's company या what, एक एम्प्लॉय है जिसका सब्सटेंट इंटरेस्ट उसके एम्प्लॉयर का कंपनी में तो उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। अब सब्सटेंट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बेनिफिशियरी जो कि 20% वट 20% या फिर उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर रखता है एम्प्लॉयर की कंपनी में। बट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20%, एटलीस्ट 20% या फिर उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर रखता है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर की कंपनी में तो उसे सब्सटेंट इंटरेस्ट करते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में कोई भी एम्प्लॉयर जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है एम्प्लॉयर की कंपनी में वो हम लोग का स्पेसिफाइड वो हम लोग का स्पेसिफाइड क्या माना जाएगा, वो हम लोग का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। द नेक्स्ट, एनी एम्प्लॉय हुज एग्रीगेट सैलरी एम्प्लॉयज टुगेदर एग्जिस्ट करता है 50,000 पर एनम। तो कोई भी एम्प्लॉय जिसका ईयरली इनकम 50,000 क्रॉस करता है, बट कोई भी एम्प्लॉय जिसका ईयरली इनकम 50,000 क्रॉस करता है उसे हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। बट इन करेंट टाइम में देखा जाए ना तो हर एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 क्रॉस कर ही जाता है, तो मतलब ईयरली क्रॉस कर ही जाता है, ईयरली क्रॉस कर ही जाता है। जैसे अगर कोई 10,000 पर मंथ कर रहा है तो 12 मंथ्स में हो जाएगा 1,20,000, जो 50,000 से एग्जिस्ट कर जा रहा है तो वो हम लोग का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। तो 50,000 जब कंप्यूट करेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या एक्सक्लूड कर देंगे, तो जितना भी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है वो नॉन टैक्सेबल मॉनिटरी बेनिफिट्स जो डिडक्शन मिलेगा वो भी एक्सक्लूड कर देंगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो भी एक्सक्लूड कर देंगे इस 50,000। Now, अगर even DA is not forming a part of retirement benefit shall be included in salary while determining the above limit of 50,000। एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सिर्फ हमारे CM में ही लिया जाता है। तो क्या बोला गया है, अगर DA वट डियरनेस अलाउंस सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, बट अगर डियरनेस अलाउंस सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तब भी एज हम लोग उसे सैलरी में इंक्लूड करेंगे जब 50,000 से अबव हुआ उसका
ईयरली इनकम, तो हम लोग उसे डीए में इंक्लूड करेंगे। डीए में अब आता है exempted perquisites। अब वो सारे perquisites जो कि exempt है, बट वो सारे perquisites जो कि exempt है। तो टी एंड स्नैक्स, टी एंड स्नैक्स perquisites exempt, फूड दैट मीन्स खाना perquisites exempt। उसके बाद आता है recreational facility exempt, goods sold to employee at a concessional rate, at concessional rate। अगर एम्प्लॉय को गुड्स सोल्ड किया गया है कंसेशनल रेट में तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कन्वेंसिव फैसिलिटी एग्जेम्प्ट, ट्रेनिंग व्हाट ट्रेनिंग दिया जा रहा है बट टाइप ऑफ परचेजेस हुआ ट्रेनिंग दिया रहा है तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। नाउ सर्विस रेंडर्ड बाय आउटसाइड इंडिया, अब कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया दे रहा है तो भी वो परचेजेस एज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड स्कीम्स, कुछ स्पेसिफाइड स्कीम है इस समय अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे पेंशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अ पेंशन डिटरमाइन द एन्युटी स्कीम, इसमें अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय के हाथ में वो क्या होगा एक्सेप्ट। ना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस scheme, annual premium paid by the employer on personal accident policy exempt in respect of। अगर लोन बट अगर लोन अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहा तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा बट कंडीशन है वो लोन 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लोन 20,000 से ज़्यादा है तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। नाउ जो मेडिकल फैसिलिटी होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। उसका बाद है पीरियडिकल एंड जनरल्स, वो भी हम लोग का क्या होगा एग्जेम्प्ट। टेलीफोन मोबाइल फोन्स exempted perquisites, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी पर चाइल्ड 100,000, नो लिमिट ऑफ चाइल्ड, जितना चाइल्ड है सब में मिलेगा 1,000, 5 चाइल्ड मिलेगा, 10 चाइल्ड मिलेगा, क्रिकेट टीम बना लो उसको भी मिलेगा 1,000 पर चाइल्ड आपको मिलेगा फ्री एजुकेशन। अब कंप्यूटर एंड लैपटॉप है तो उस पर भी आपको मिल जाएगा फ्री, वो भी exempted perquisites। कोई मूवेबल एसेट्स है बट मूवेबल एसेट्स है तो उस पर भी आपको परक्यूजेस एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट अगर आफ्टर 10 ईयर्स, अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया मूवेबल एसेट्स तब एग्जेम्प्ट होगा। 10 साल के पहले एज अ डिप्रिशिएशन निकालो, डिप्रिशिएशन निकालने के बाद जो अमाउंट आता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और इसमें हम लोग मोटर कार और डेली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सक्लूड करेंगे। ना कोई ट्रैवल लीव ट्रैवल कंसेशनल है तो वो भी हम लोग का क्या होगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कुछ कंडीशंस है रेंट फ्री एकोमोडेशन एक्सेप्टेड है, कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। नाउ एकोमोडेशन सेम, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परचेजेस और हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स, तो ये सारे क्या हो गए एग्जेम्प्टेड परचेजेस से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल का नाम है CMA शर्मा जी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड बाय।